हुए। जैसा मैंने बताया कि अश्वघोष के नाटक बहुत लोकप्रिय थे। अश्वघोष को बड़ा पूजा जाता था इन देशों में, महान कवि के रूप में, महान आचार्य के रूप में। उसके बाद चंद्रभूमि का नाटक, इसका अनुवाद और वहाँ पर प्रचार होता रहा। इस प्रकार के और भी नाटक हम देखते हैं। अश्वघोष का तो राष्ट्रपाल चरित और शारिपुत्र प्रकरण, इन नाटकों के उल्लेख मिलते हैं। कुछ टूटे फूटे उदाहरण भी इनके मिलते हैं, पर संस्कृत में नाटक लुप्त हो गए। पर ये बाहर के देशों में ये नाटक जो बुद्ध परंपरा में, बुद्ध धर्म और दर्शन की परंपरा में लिखे गए थे, ये एशिया के अन्य देशों में पहुंचे और वहाँ की संस्कृति के विकास में इनका योगदान रहा। उसके पश्चात हम मध्यकाल पर आते हैं। ईसा की शताब्दियों के बाद, चौथी, पांचवी, छठी शताब्दी के बाद का जो काल है, इसमें हम देखते हैं कि बड़ा घनिष्ठ संबंध है जो मिस्र देश है, ईरान, एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के जो देश हैं, उनके साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। पर नाटक भारत का कैसे वहां पहुंचा, किस रूप में पहुंचा, इसके सुस्पष्ट प्रमाण मेरे पास नहीं है। पंचतंत्र गया हमारे यहाँ से, उनकी रुचि नीति कथा साहित्य में बहुत थी, उसको उन्होंने बहुत समारा। पंचतंत्र के जो पहलवी में अनुवाद हुए, सीरियाई में अनुवाद हुए, प्राचीन फारसी में अनुवाद हुए, उसके माध्यम से, तो उस साहित्य के माध्यम से हो सकता है कि वहाँ नृत्य और नाट्य की परंपराएं भी कुछ फली फूली हो। क्योंकि बाद के ग्रंथों में हमको उल्लेख मिलते हैं कि ईरान से आए हुए लोग इस तरह का नृत्य करते हैं भारत में, उसको जक्कड़ी नृत्य कहा है। हमारे यहाँ जो नृत्य नाट्य की परंपराएं, उनमें बड़ा सांस्कृतिक समन्वय हुआ। तो रोमा जाति के लोग आए कश्मीर के आसपास, तो उनसे जो नृत्य नाट्य विकसित हुआ उसको डोम्बी कहा। डोम्बी उपरूपक है, उस पर बहुत विस्तार से चर्चा मिलती है अभिनव गुप्त की अभिनव भारती में कि डोम्बी जो नर्तकी है, तो डोम उससे अपभ्रंश होकर के तद्भव शब्द डोम बना। तो डोम लोग थे, मूलतः वह जो जिप्सीज थे, घुमंतु जाति थी जिप्सी की, वो जो नृत्य नाट्य करते थे, तो उसका भारतीय संस्कार उसको मिला और अपभ्रंश भाषा के गीत उसमें जोड़े गए और वो भारत में और अन्य देशों में वो नृत्य होता रहा। तो इस प्रकार से नृत्य और नाट्य की परंपरा प्राचीन काल से लगा करके जब मध्यकाल में आती है, तो भारत में मध्यकाल में विशेष रूप से जब हमलावर आए हमारे पश्चिमोत्तर प्रांत से, तो उत्तर भारत में उस परंपरा का कुछ क्षरण हुआ और नाट्यशास्त्र का जो एक संस्कृत रंगमंच, जो एक जीवित रंगमंच था, उसकी कड़ियां कुछ टूटने लगी। दक्षिण में वह सुरक्षित रहा, विशेष रूप से केरल में। तो ये मध्यकाल में यद्यपि भारत में उसका क्षरण हुआ, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जो भारत से गया हुआ रंगमंच था, वो बहुत फला फूला और नाट्यशास्त्र उनके यहाँ पहुंचा। मैं तो थाईलैंड में 3 साल रहा, तो वहाँ रामलीला मैंने देखी, कितनी समृद्ध रामलीला वहाँ है। बहुत मार्मिक अभिनय वो करते हैं और आहार्य तो उनका इतना अद्भुत होता है, मुखोटे और पूरा जो विधान है। और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की उसमें छाया हमको जगह जगह मिलती है, क्योंकि वो भरत मुनि को जानते हैं कि कोई भरत मुनि थे, उन्होंने नाट्यशास्त्र दिया है। उच्चारण उन लोगों का ऐसा होता है कि थाई भाषा में हम सुनते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या कह रहे हैं। वो ब्रोत कहते हैं, ब्रोत मुनि कोई थे, वो भरत के लिए ब्रोत कहते हैं। वो करण और अंगहार जो है वो वहाँ प्रैक्टिस में आते हैं। जो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में 4थे अध्याय में 32 अंगहार और 108 करण बताए हैं, उससे डांस की बेसिक यूनिट्स बनती हैं, नृत्य कला का विकास उनसे होता है और वो नाटक में कैसे इंटीग्रेटेड होगी नृत्य कला, इस पर भरत मुनि विस्तार से विचार करते हैं। तो करणों और अंगहारों की परंपरा वहां गई और उसके बहुत बड़े विस्तार से वहां के साहित्य में वर्णन मिलते हैं कि इस तरह से अमुक नाटक के लिए ये हंस की गति के लिए ये बनाया जाएगा, मयूर की गति के लिए ये बनाया जाएगा, इससे नृत्य नाटक विकसित होंगे। तो उससे फिर रामायण जब वहां पहुंची, और मेरे ख्याल है कि ईसा की शताब्दियों में, अर्ली क्रिश्चियन इरा में 3री 4थी शताब्दी के बाद रामायण इन देशों में रामायण पहुंच जाती है और रामायण पर आधारित नाटक वहां होने लगते हैं। तो हमारे देश में भी संस्कृत रंगमंच पर लीला नाट्य की परंपरा थी और उसका हनुमान नाटक के रूप में हमको बहुत ही सुंदर उदाहरण मिलता है। हनुमान नाटक लीला नाटक है। संस्कृत के भी अनेक नाट्यकारों ने लीला नाट्य लिखे हैं। उनको क्योंकि थिएटर की समझ हमारी खत्म हो गई, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि जो राजशेखर का बाल रामायण है वो एक तरह से लीला नाट्य है, क्योंकि उसमें रंग निर्देश उस तरह के हैं। सूत्रधार जो नरेट करता है
मुरारी का अनर्घ राघव है, भभूति के नाटक यात्रा के रंगमंच पर खेले जा रहे हैं। ये कालप्रिय नाथ की यात्रा के उत्सव में खेले जा रहे हैं, तो ये यात्रा का रंगमंच है और उसके लिए अलग तरह का नाट्य विकसित होगा। तो ये जो संस्कृत नाटक मध्यकाल में आकर के लोक नाट्य से जुड़ता है और रामलीला और रासलीला की परंपराएं उससे विकसित होती हैं, वो लीला नाट्य की परंपरा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में विशेष रूप से जाती है और नाट्य शास्त्र के विधि विधानों से वो संस्कारित होती है और रामलीला वहाँ खूब फली फूली। थाईलैंड में, जावा, सुमात्रा और मलेशिया के द्वीपों में, इंडोनेशिया में और कंबोडिया में, इनमें बड़ी भव्य रामलीला हुआ करती। कंबोडिया की भी रामलीला मैंने देखी और अभिनय उनका बड़ा बारीकियों के साथ में होता है। वानर सेना किस तरह से चलती है, वानरों का जो अभिनय वो करते हैं, किसी चंचलता उसकी, और कैसे पीछे हाथ ले जाकर के खुजाते हैं वानर, वो बार बार इस तरह से करते हैं। तो ये बड़ा सजीव चित्रण और भव्य चित्रण वो रामलीला की पूरी कथा का करते हैं। थाई भाषा में अनुवाद रामलीला के हुए, बहुत बड़ा महाकाव्य थाई भाषा में लिखा गया है। इसका एक अनुवाद रामकीर्ति महाकाव्य में सत्यव्रत शास्त्री ने किया है और उस पर आधारित नाटक खूब होते रहे और नाटक के स्क्रिप्ट रामलीला के थाई भाषा में खूब तैयार किए गए। इसी तरह से कंबोडिया देशों में भी, कंबोडिया दूसरे देशों में भी यही हुआ और इंडोनेशिया और मलेशिया की तो रामलीला बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही भव्य है, वहाँ की बहुत बहुत प्रसिद्ध है। तो उसकी बारीकियों में जाने मैं नहीं जाऊंगा। और ये मध्यकाल में भारत में जहाँ नाट्यशास्त्र की जीवंत परंपराएं रंगमंच की कुछ क्षरित हुई उत्तर भारत में, लेकिन आचार्य परंपरा बनी रही। तो कम से कम 100 ग्रंथ तो मेरे सामने हैं जो नाट्यशास्त्र की परंपरा में लिखे गए। चाहे सेनापति की नृत्य रत्नावली है, कुंभ का नृत्य रत्न कोश है, ये डांस और ड्रामा पर संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। हमको अपनी परंपराओं से जो प्रयोग की बड़ी जीवंत परंपराएं थी उनसे काटा गया, हमारी पाठ्यचर्या से इनको अलग किया गया, जो कि एक समय हमारी पाठ्यचर्या का हिस्सा थी। तो हम भूल गए कि ये कितनी जीवंत परंपरा है हमारे यहाँ रंगमंच की। और कुछ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों के कारण उत्तर भारत में उसकी प्रायोगिक परंपरा का क्षरण हुआ, पर विदेशों में वह फलती फूलती रही और विश्व संस्कृति के निर्माण में उसका योगदान रहा। और ये कितनी समृद्ध परंपरा है, इसने कला परंपरा को क्या दिया है, ये हम देखते हैं जब हम प्राचीन मंदिरों में जाते हैं कि जितने भी नृत्य की भंगिमाएं हैं, नृत्य की मुद्राएं हैं, वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जो करण और अंगहार है, 108 जो करण है, उनका शिल्पियों ने बड़ा अध्ययन किया। ये कम से कम 7-8 मंदिर प्राचीन आप देखेंगे। बृहदीश्वर मंदिर है 11वीं शताब्दी का, शार्ंगपाणी मंदिर है कुंभकोणम का 12वीं शताब्दी का, नटराज टेम्पल है चिदम्बरम का 13वीं शताब्दी का, और अरुणाचलेश्वर मंदिर है तिरुवन्नमलाई का 15वीं शताब्दी का, और वृद्धगिरीश्वर मंदिर है 16वीं शताब्दी का। इन सब में भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित करण चित्रित हैं। और ये नटराज मंदिर में तो नाट्यशास्त्र की कारिकाएं भी उन्होंने उस करण से संबंधित लिखी हैं, जो नाट्यशास्त्र का जब संपादन हुआ, बड़ौदा संस्करण जब निकला, तो उन्होंने उसका वहां जाकर के अध्ययन किया और उसकी जो चित्र हैं वो भी उन्होंने दिए। और बाद में पद्मा सुब्रमण्यम ने और आदरणीय कपिला वात्स्यायन जी ने उनका अध्ययन भी किया। तो ये बड़ा एक समृद्ध क्षेत्र है संस्कृत के लोगों के लिए, पर चूंकि वो कला परंपरा में दीक्षित नहीं है हमारे पंडित लोग, कम लोग ऐसे मिलते हैं। डॉक्टर वी राघवन थे, उन्होंने इस दृष्टि से कुछ कार्य किया, बाकी जो रंगमंच के लोग थे उन्होंने इस दिशा में कुछ कार्य किया है। ये कला परंपराओं में नाट्यशास्त्र, भारत की कला परंपरा में, विदेशों की कला परंपरा में, क्योंकि हमारे यहाँ के ही मंदिरों में नहीं, बल्कि थाईलैंड में और कंबोडिया के मंदिरों में भी आप जाएंगे तो नाट्यशास्त्र के कर्ण और अंगहार वहाँ आप, और जो नृत्य मुद्राओं की शिल्पांकन है वो नाट्यशास्त्र का उसमें आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। पेराम्बदूर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, उसमें तो सारे ही कर्ण उन्होंने चित्रित कर दिए हैं। तो वहाँ के शिल्पी नाट्यशास्त्र का अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर शिल्पांकन करते हैं, अपनी कला परंपरा को संवारते हैं। तो ये परंपराएं प्राचीन काल से इस प्रकार से आरंभ हुई। मध्यकाल में 4वीं, 5वीं, 6वीं शताब्दी से आरंभ करके और फलती फूलती रही 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी तक। उसके और भी बाद तक दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में ये नाट्यशास्त्र का
संपूर्ण एशिया की संस्कृति और विश्व संस्कृति के निर्माण में जो हमारी भारतीय नाट्य परंपरा है, उसका विलक्षण योगदान हम कह सकते हैं। और उसी के आधार पर मेरी ये मान्यता है कि जो एशियाई संस्कृति एक है, उसका सौंदर्य बोध अलग है, यूरोप की संस्कृति से किंचित अलग है। ये देश हमारे बहुत निकट हैं। हमने भले ही अब इनको दूर कर दिया हो और अब उनको मुस्लिम कंट्रीज के रूप में जाना जाता है, लेकिन वहाँ भी परंपराएं तो उसी तरह से जीवित हैं। मलेशिया में सारे मुसलमान करते हैं ये रामलीला, बहुत प्रेम से करते हैं। राजस्थान में आपको मुसलमानों के दल मिल जाएंगे जो रामलीला करते आ रहे हैं। बहुत सुंदर रामलीला वो लोग करते आ रहे हैं। इन परंपराओं को बचाया जाना चाहिए, उन्होंने बचा करके रखा है इनको। उस्मान की परंपराएं इन लोगों के पास हैं, तो वो कन्वर्जन हुए और इस्लाम आया, उसकी कथा आप रहने दीजिए। लेकिन जो सांस्कृतिक एकीकरण हुआ भारतीय नाट्य के द्वारा, नाट्य शास्त्र के द्वारा, वो सारी जातियों में जाति के विभाजन को जो दीवारें खड़ी की जाती रही राजनीति के द्वारा, उनको तोड़ करके वो संक्रांत होता चला गया और इन देशों में भी बराबर बना रहा। और बड़ी अद्भुत कथा उसकी है। सम्राट इस्लाम परंपरा के अनुयायी हो गए, लेकिन उन्होंने लीला नाट्य नहीं छोड़ा, बहुत प्रेम रखते रहे। ये मलेशिया में आपको मिलेगा, आधुनिक काल तक ये मिलेगा, इंडोनेशिया में भी ये मिलेगा। तो ये मध्यकाल तक की कथा है। हम समझते हैं कि ये 17वीं 18वीं शताब्दी तक ये भारतीय नाट्य की एशियाई यात्रा जारी रही और उसके बाद हम एक बड़ी कथा हमारे सामने खुलती है। मुझे लगा कि विशेष रूप से जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक विश्व है, उसके लिए क्या देन है भारतीय नाट्य और नाट्य शास्त्र की, इस पर विचार होना चाहिए और भविष्य में अब क्या हो सकता है उस दिशा में, इस पर विशेष रूप से विचार होना चाहिए। तो उसकी तरफ हम आते हैं तो हम देखते हैं कि एक 18वीं शताब्दी के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और एक उपनिवेशवादी दौर आरंभ होता है और ज्यादा से ज्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है हमारी विद्याओं का, हमारी परंपराओं का। और हमें बताया जाने लगता है कि संस्कृत तो प्राचीन भाषा है, वेद पुराणों की, कर्मकांड की, पंडितों की भाषा है और ये वर्तमान की भाषा नहीं है। और हम लोग भी मान लेते हैं, इस तरह से मान लेते हैं कि हमारी पाठ्यचर्या में ही मान लिया गया कि प्राचीन साहित्य ही हमको पढ़ाना है, संस्कृत में वही है। जबकि रंगमंच की परंपराएं संस्कृत में बहुत फल फूल रही थी और लोग भाषाओं से जुड़ करके नाटक हो रहे थे। बड़ी संपन्न परंपरा, उसकी तरफ हमने ध्यान देना ही बंद कर दिया। उसका कुछ नमूना आपको मिलेगा प्राचीन भाषा नाटक जगदीश चंद्र माथुर और जगदीश ओझा ने जो छापा है। तो संस्कृत नाटक क्या शक्ल लेता है 12वीं शताब्दी के बाद, 10वीं 11वीं शताब्दी के बाद, कि उसमें जो जिस क्षेत्र में संस्कृत नाटक पहुंचता है वहां की क्षेत्रीय संस्कृति से वो जुड़ जाता है और नाट्यशास्त्र उसके साथ में बना हुआ है। तो संवाद संस्कृत में है और अब यदि असम में हो रहा है तो असमिया के गीत उसमें, लोकगीत वहां के जुड़ जाते हैं। यदि मिथिला में हो रहा है तो मैथिली के लोकगीत उसमें जुड़ जाते हैं। उड़ीसा में हो रहा है तो उड़िया के गीत उसमें जुड़ जाते हैं। 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद ये कथा गायन की शैली उसके साथ जुड़ती है और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की परंपरा में अनेक उपरूपों का वर्णन मिलता है। तो उपरूपों में ये लोकनाट्य के तत्व बहुत मिलते हैं। तो वे बहुत सारे नाटक तो खूब लिखे जाते रहे और बड़ी बड़ी विभूतियां उनमें हुई और संस्कृत में उनके संवाद है। उमापति का पारिजात हरण है, विद्यापति जो मैथिली के महान कवि हैं, अपभ्रंश और अभट्ट के महान कवि हैं और संस्कृत के बड़े रचनाकार हैं, उनका भी गोरक्ष विजय नाटक है। तो सारे संवाद उसके संस्कृत में है। लेकिन जैसे संस्कृत नाटक में महिलाओं के संवाद प्राकृत में होते हैं, विदूषक आदि के संवाद प्राकृत में होते हैं, उसकी जगह उन्होंने लोक भाषा के संवाद और कुछ गीत दूसरे पात्रों के जोड़े। कि संस्कृत नाटक में बड़ी क्रांति हुई और खत्म नहीं हुआ था। हमने मान लिया कि संस्कृत नाटक उसका थिएटर इस तरह से खत्म हो गया, लेकिन वो दूसरे रूपों में लोक परंपराओं में संक्रांत हुआ और सारे भारत में वो फलता फूलता रहा। हमने उसको बिसरा दिया, हमारी विद्या परंपरा में उसको स्थान हमने नहीं दिया और उसकी फिर से तलाश होनी चाहिए और उसकी कड़ियां जो टूट गई हैं उनको जोड़ा जाना चाहिए। केरल में तो चाक्यारों ने पिछले 1000 सालों से उसको सातत्य के साथ में बनाए रखा और वहाँ एक संस्कृत रंगमंच
बड़ा समृद्ध रंगमंच वहाँ विकसित हुआ, कूडियाट्टम, जो कि विश्व धरोहर अब माना जाता है। विश्व संस्कृति को कूडियाट्टम भारत की बड़ी देन माना जाता है। विश्व धरोहर उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया, क्योंकि वह कम से कम 1000 साल से उस रूप में संस्कृत नाटक वहाँ होता आ रहा है। उन लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास नहीं किया, होता है उसमें भी कोई आगे नहीं आ रहा है। 50 साल से हम लोग कह रहे हैं कि भरत मुनि का दूसरे अध्याय में उन्होंने नाट्य मंडप बताया कि कैसे बनना चाहिए। एक बार उसके अनुसार पूरा वास्तुशास्त्र उसमें दिया है। इंजीनियर लोग बताते हैं कि पूरी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उसमें है, उसको बना करके देखिए और उस पर संस्कृत नाटक करके देखिए। जब उसका कच्चा ढांचा बना करके देखा गया तो लगा कि हाँ, संस्कृत नाटक तो इस पे बढ़िया चलेगा। लेकिन हमने कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं की। हम लोग बहुत गुणगान करते हैं अपनी संस्कृति का, भारत जगत गुरु है, उसमें विश्व को क्या दिया है। लेकिन जब कोई विद्वान ये कहता है कि हमारे यहाँ 2-2.5 साल पहले भरत मुनि एक थिएटर का आर्किटेक्चर बता गए, उस पर नाटक होते थे और बहुत सुंदर उस पर नाटक अभी भी हो सकते हैं, संस्कृत नाटक और दूसरे नाटक भी उस पर हो सकते हैं। उसको बना करके देखिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे आर्किटेक्चरली वो बनेगा। तो उसको अभी तक हमारे यहाँ नहीं किया गया, प्रयास उसके हुए लेकिन बीच में फिर टूट गए। ऐसा हो सकता है कि फिर विदेश के लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो विदेश में वो बना लेंगे, क्योंकि संस्कृत नाटक कभी-कभी विदेश में लेकर के गए, शांता गांधी लेकर के गई, तो उन्होंने प्रयास किया कि मतवारणी और इस तरह से बना करके हम संस्कृत नाटक करके इन लोगों को दिखाएंगे। तो हो सकता है उन लोगों के पास साधन ज्यादा है, तो भरत मुनि का जो थिएटर है वो आर्किटेक्चरली वो नाट्य मंडप वो बना लें अपने यहाँ और उस पर वो नाटक करने लग जाए। मेरा ये मानना है कि उस पर तो कोई भी आधुनिक नाटक आप खेलेंगे तो बहुत सुंदर उस पर हो सकता है, क्योंकि वो बड़ी कल्पनाशीलता और वैज्ञानिक बुद्धि से उन्होंने परिकल्पनाएं की हैं कि मतवारणियां किस तरह से बनेंगी, रंगपीठ और रंगशीर्ष में ऊंचाइयां किस तरह से उनका अंतर होगा, नेपथ्य ग्रह में 2 दरवाजे होंगे, कैसे उनसे एंट्री होगी, और उसके पीछे पूरी एक जीवन शैली, जीवन बोध, विश्व बोध भारत का है जो उस रंगमंच पर उतर सकता है। तो वह हमसे छूट गया और उसकी कशमकश कुछ शुरू हुई 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, जब विलियम जोन्स आए। विलियम जोन्स 1783 या 84 में उन्होंने जहाज से उतर करके कलकत्ता की धरती पर कदम रखा। वो बहुत अद्भुत मेधावी व्यक्ति थे। वो करीब करीब 28 भाषाएं जानते थे और 8 भाषाओं में उनमें से वो खूब लिखते थे, अच्छी तरह से बोल सकते थे। संस्कृत उनको नहीं आती थी। भारत में जैसे ही वो पहुंचे, वो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनको बुलाया गया था। अद्भुत मेधावी वे थे। 26 साल की उम्र में उनकी किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉ में चलती थी और उन्होंने हाफिज और बड़े-बड़े जो फारसी के कवि हैं उनके अंग्रेजी में बहुत सुंदर अनुवाद कर दिए थे। तो आकर के उन्होंने कोशिश की कि मैं संस्कृत सीखूं। उसकी बड़ी लंबी कहानी है कि कैसे पंडित उनको तैयार नहीं हुए और कलकत्ता से दूर किसी शहर में कोई कायस्थ पंडित थे, वो तैयार हुए। कैसे उनके यहाँ जा करके विलियम जोन्स ने 2-3 महीने में संस्कृत सीखी। फिर तो संस्कृत में टूटी-फूटी संस्कृत बोलने लग गए, पंडितों से बातचीत करने लग गए और पंडितों ने देखा कि भाई ये तो म्लेच्छ होते हुए भी संस्कृत में सीख गया है, बोलने लगा है, तो कुछ उनकी कदर हुई। कदर तो झक मार के करना ही थी, क्योंकि बहुत बड़े ऑफिसर थे। वो तो वारेन हास्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड, उसके नीचे सबसे बड़े अधिकारी थे भारत के उस समय सर विलियम जोन्स, बड़ा दबदबा उनका था। तो उन्होंने पंडितों से संवाद करना शुरू किया, उन्होंने धर्मशास्त्र के ग्रंथों का पता लगाया, मनुस्मृति का पता लगाया। तो उन्होंने पूछा कि क्या नाटक काव्य भी हैं इस भाषा में? तो पंडितों ने बताया कि हाँ, नाटक तो कई हैं। तो उन्होंने, अब जो पाश्चात्य बुद्धि होती है वो एक को ढूंढती है, उनके बड़ा एक तंत्री उनका दिमाग चलता है कि कोई एक बताइए हमको कि सबसे बढ़िया हो, बस वो बचा रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको आप जो सबसे सुंदर नाटक हो बताइए, हम उसको पढ़ के देखेंगे। पंडितों ने कहा कि अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो सर विलियम जोन्स ने उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स प्राप्त की, उसको पढ़ा, मंत्रमुग्ध वो हो गए और 3 साल में उन्होंने उसका अध्ययन करके उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1789 में सर विलियम जोन्स का अभिज्ञान शाकुंतलम मूल के साथ अंग्रेजी अनुवाद छपा। मैं बार-बार ये कहता आया हूँ कि वो विश्व इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। दुनिया ही बदल गई। जिस दिन सर विलियम जोन्स का अभिज्ञान शाकुंतल अंग्रेजी अनुवाद के साथ में संस्कृत में छप के आया है, वो पहली किताब थी जो मूल और अंग्रेजी अनुवाद के साथ छप करके आई। उसके 2-4 साल पहले चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी अनुवाद करके छापा था, वो मूल के साथ नहीं था। उसके पहले जो अनुवाद होते थे वो फारसी से
ग्रीक, लैटिन और जर्मन में होते थे। तारा शिकोह जो फारसी में अनुवाद करके गए, उन अनुवादों के अनुवाद ग्रीक, लैटिन और जर्मन में होते थे। उनके आधार पर भारतीय दर्शन का गुणगान होता था। लेकिन मूल संस्कृत से पढ़ करके पहली बार जो अनुवाद हुए, उसमें चार्ल्स विल्किंस और सर विलियम जोन्स के अनुवाद, अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद, उसके बाद उन्होंने मनुस्मृति का भी अनुवाद किया। तो ये विश्व के इतिहास में बड़ी क्रांतिकारी घटना थी, क्योंकि दुनिया ही बदल गई। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल, उसका अनुवाद जो यूरोप में पहुंचा, कुछ तहलका सा वहां मचा। उन्होंने कहा कि हमने तो कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा अद्भुत नाटक भारत में हो सकता है। कोयथे के पास पहुंचा, उसके अनुवाद का अनुवाद, एक फोस्टर साहब थे, उन्होंने सर विलियम जोन्स के अंग्रेजी अनुवाद का जर्मन में अनुवाद किया। उन्होंने कहा कि ना तो मुझे संस्कृत आती है, ना मैं संस्कृत से अनुवाद कर सकता हूँ, मुझे तो अनुवाद मिला, मुझे लगा कि ये तो जबरदस्त नाटक है, तो मैं इसका अनुवाद कर रहा हूँ। वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने लिखा उसकी भूमिका में कि ये एक ऐसा नाटक है कि हमारा देश जब ये सारे झगड़ों से, युद्धों से उबर जाएगा, तब इतिहास और राजनीति ने जो घाव दिए हैं मानवता को, उनको भरने के लिए जिन कृतियों की जरूरत होगी, उस तरह की कृति ये है। तो वो जर्मन अनुवाद गोइथे के पास पहुंचा। गेटे जो उस समय संसार के सबसे बड़े महाकवि माने जाते थे, वो किस तरह से मंत्रमुग्ध हुए। उन्होंने किस तरह से जर्मन भाषा में कविता लिखी उस पर, और पूरे यूरोप की जो एक रोमांटिक कविता की धारा है, उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कालिदास की कविता का असर आया। स्वयं गोइथे के अंतिम जो नाटक उनका है फाउस्ट, जो वर्ल्ड क्लासिक माना जाता है, उसका हम अध्ययन करते हैं तो कैसे संस्कृत नाटक के, नाट्यशास्त्र के जो मोटिव्स हैं वो फाउस्ट में इम्बेडेड हो गए, कैसे विश्वबोध उसका संक्रांत हो जाता है। जो पश्चिम का विश्वबोध है, उसके ऊपर धीरे धीरे करके जो भारतीय विश्वबोध है वो आता है क्योंकि उसका जो प्रोलॉग है, उसमें ही सूत्रधार कहता है कि सारी कायनात रंगमंच पर उतर करके आ गई है। ये तो संस्कृत नाटक में होता है कि चराचर सृष्टि उपस्थित है, सारे देवता रंगमंच पर हैं, ब्रह्म मंडल बना हुआ है, उसमें तो इंद्र, वरुण, अग्नि सब वहाँ यज्ञ वेदी की तरह से पूरा विधान है नाट्यशास्त्र के दूसरे और तीसरे अध्यायों में। तो सारी सृष्टि वहाँ उपस्थित है। हम अपने लिए नाटक नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को प्रसन्न करने के लिए नाटक नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण सृष्टि के लिए, देवताओं के लिए हम यज्ञ के रूप में उस भावना से ये नाटक कर रहे हैं। तो गोइथे को लगा कि ये एक विश्वबोध है, तो कुछ कुछ वह संक्रांत हुआ, और यूरोप की जो रोमांटिक कविता की धारा है उसको उसने प्रभावित किया। फिर तो किस तरह से अनुवादों में फ्रांस में, जर्मनी में शाकुंतल खेला जाने लगा, और वो बड़ी क्रांतिकारी रचना मानी गई। वहाँ ये भी कहा गया कि जो शकुंतला है वह तो वीमेंस लिप, जो स्त्री स्वातंत्र है, उसकी प्रतीक है। देखो कैसे उसने दुष्यंत से प्रेम कर लिया और विवाह कर लिया। तो यूरोप में स्त्री ज्यादा बंधन में थी उस समय। तो वहाँ के जो नाटककार थे और रंगकर्मी थे, वो शाकुंतल करके उदाहरण देते थे कि हमको भारत का ये नाटक है, ये स्त्री स्वातंत्र का उद्घोष करने वाला नाटक है। ओपेरा के रूप में फ्रेंच भाषा में जब हुआ तो उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने माना कि संस्कृत नाटक हमसे ज्यादा आगे है, ज्यादा प्रगतिशील है। तो ये पूरे दुनिया में एक तरह से असर पड़ा शाकुंतल का। उसके बाद तो और भी नाटक आए। ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1784 के बाद जो नई करवट पूरी प्राच्य विद्या के अवतरण के साथ में विश्व संस्कृति में आती है, उसमें संस्कृत नाटक और उसका जो रंगमंच है भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का, उसका योगदान है। अब इसके बाद एक एक तरह का जद्दोजहद शुरू होती है कि नाट्यशास्त्र कहाँ है। सर विलियम जोन्स ने शाकुंतल का जो अनुवाद किया, उसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि मुझे पता चला कि नाट्यशास्त्र नाम की कोई पोथी है, शास्त्र है, वह मुझे नहीं मिली। वो मिल जाती तो उसमें चूंकि इनका शास्त्र बताया है, रंगमंच का विधान, तो मैं ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता था। ये 1786-87 में वो लिख रहे हैं। उसके भी कई दशक बाद जब 1826 में H.H. विल्सन जब कई संस्कृत नाटकों का हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, उसकी भूमिका में भी वो लिखते हैं कि नाट्यशास्त्र हमको नहीं मिल सका। नाट्यशास्त्र मिल जाता तो हम इन नाटकों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते थे। आप देखिए कि नाट्यशास्त्र की पोथी ही लुप्त हो गई है, उसको पढ़ाने की परंपरा लुप्त हो गई है। वो पोथियां यदि कही हैं तो उसको खोजा जा रहा है, तो पोथियों की खोज शुरू हुई। तो फिर एक लंबी कहानी है कि कैसे 1865 में फ्रिट्ज हाल ने उसके कुछ अध्याय छापे, फिर कुछ
कुछ दूसरे विद्वान थे फ्रांस के, उन्होंने कुछ और अध्याय छापे और 1894 में बम्बई संस्करण, काव्यमाला संस्करण आता है। उसके कुछ बाद फिर बड़ौदा संस्करण आता है। तो कुल मिलाकर के 100 सवा 100 साल ही आधुनिक विश्व के सामने नाट्यशास्त्र के पुनराविष्कार के हुए हैं, ये आप समझ लीजिए। और इन 100 सवा 100 सालों में विश्व रंगमंच में नाट्यशास्त्र कहीं न कहीं से केंद्र में आता हुआ लगता है, क्योंकि दुनिया के बड़े-बड़े थिएटर डायरेक्टर्स का ध्यान गया कि नाट्यशास्त्र नाम की कोई पोथी संस्कृत में है और उसमें नाट्य की, रंगमंच की कुछ तकनीकें बताई गई हैं, उनमें सारी दुनिया ही अलग है। उसमें टाइम और स्पेस का बोध अलग है। इसकी इसकी तरफ वो आकर्षित हुए कि जो एशिया का जीवन बोध है, जहाँ की टाइम जो है यूनिलीनियर मोशन में नहीं चलता है, एक ही गति के साथ नहीं चलता है, वो चक्राकार गति उसकी होती है। उससे रंगमंच जो बनेगा वो पूरी तरह से अलग बनेगा, क्योंकि वहाँ प्रवेश करते ही नट जो है प्रदक्षिणा करता है और त्रिकाल का वो अवतरण कराता है अपने अभिनय के द्वारा। तो त्रैलोक्यस्यासि सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम, भरत मुनि कहते हैं। तो त्रिलोकी का अनुकीर्तन नट प्रस्तुत करता है। तो एक टाइम स्पेस, इकहरा टाइम स्पेस नहीं है, मल्टी लेयर टाइम और स्पेस का जो फ्रेमवर्क है और उसके द्वारा जो जीवन और जगत का बोध संस्कृत नाटक रचता है, उसकी तरफ फिर कुछ बड़े थिएटर डायरेक्टर्स दुनिया के आकर्षित हुए। और उसमें कहीं न कहीं से वो, उन्होंने नाट्यशास्त्र नहीं पढ़ा, तब भी एक भनक उनको मिलती है कि भारत में रंगमंच की कोई परंपरा है, उसकी तरफ हमको देखना चाहिए। तो आप देखते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो सिलेबस है उसमें स्तानिस्लावस्की को कोर्स में पढ़ाते हैं, उसमें ब्रेख्त को कोर्स में पढ़ाते हैं, नाट्यशास्त्र को कोर्स में नहीं पढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत उसका एक कुछ कंपोनेंट रखते हैं और टेक्स्ट के बारे में तो नहीं वहाँ कुछ बताया जाता है, कुछ लेक्चर उसमें कुछ हो जाते हैं और उन लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि नाट्यशास्त्र कितना विश्वकोशात्मक एक बड़ा ग्रंथ है। हमने जब कार्यशालाएं की नाट्यशास्त्र पर, उसमें कुछ रंगकर्मी आए, तो उन्होंने कहा कि हम तो चकित रह गए। हमने एनएसडी से डिप्लोमा किया, हम बड़े रंगकर्मी माने जाते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि नाट्यशास्त्र जिसका एक पेपर हमारे यहाँ रखा जाता था, क्लासिकल थिएटर हमको कराते थे उसके आधार पर, उसकी अपेक्षा ये तो लगता है कि सैकड़ों गुना बड़ी चीज है। इसमें तो ऐसी हजारों चीजें हैं जो कि हम सीख सकते हैं। तो ये धीरे-धीरे रंगमंच की दुनिया पर अब नाट्यशास्त्र चूँकि छप कर के आ गया, उसके अनुवाद चूँकि मिलते हैं, तो हमारे जैसे इक्के-दुक्के लोग हैं जो कि चाहते हैं कि रंगकर्मी उनको सुने। संस्कृत वाले नहीं आते हमारी कार्यशाला में। हमने 4 कार्यशालाएँ की और दुनिया के बाहर से लोग उसमें आए। अमेरिका से 30 लोग नाट्यशास्त्र की मेरी वर्कशॉप में थे और वो सब साइंस के लोग थे। उन्होंने कहा कि हमको नाट्यशास्त्र समझना है। भंडारकर इंस्टीट्यूट में हमने कार्यशाला कराई, उसमें दूसरे विषयों के सारे लोग थे। पूना यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के लोग नहीं आए। उनको जरूरत नहीं है, दुनिया को जरूरत है। जिनको रंगमंच करना है, जिनको कला परंपरा को सीखना है। हमने कला परंपरा को शायद तिलांजलि दे दी। 64 कलाओं की परंपरा, रंगमंच की जो जीवंत परंपरा है और कितना बड़ा शास्त्र भी उसके साथ है। ये हमने सोचना छोड़ दिया। हमको लगा कि नचइयों गवैयों की दुनिया है और हम लोग वेदांती, वैयाकरण, महान वेदांत की चिंतन की परंपराएं हमारी। नाट्यशास्त्र में तो सारे शास्त्र समा गए। उसमें तो मीमांसा दर्शन की बड़ी गहराइयाँ, क्योंकि सारा याज्ञिक विधान उसमें आता है। हम जब बताते हैं कि ये पूर्व रंग ऐसा होगा, तो कुछ मीमांसक जब उपस्थित रहते हैं तो कहते हैं कि अरे हाँ, ये तो हमारे पिताजी बताते थे कि ऐसे परिक्रमा करके चलना, हम समझ नहीं पाते थे। और अब आप बता रहे हैं कि नाट्यशास्त्र में वैसा बताया गया, तो ये तो बड़ी कड़ियाँ कहीं न कहीं मीमांसा में जो याज्ञिक विधान है उससे जुड़ती हैं। तो पूरी जो अभिनवगुप्त व्याख्या करते हैं कि कैसे वैदिक परंपराओं से हमारा नाट्य जुड़ता है। तो ये जो पश्चिम का रंगमंच है, उससे भारतीय रंगमंच कहाँ अलग होता है? पूरा वैदिक विश्वबोध, याज्ञिक जो जीवन बोध है, वो उसके साथ में चला आ रहा है और वह जो समझ सकते हैं, उनके लिए दुर्लभ कुछ प्रस्तुत कर सकता है। इस बात को जिन्होंने समझा, उन्होंने यह अनुभव किया कि एक संस्कृत रंगमंच हो सकता है, जो दुनिया के रंगमंच के लिए एक अलग सिस्टम दे सकता है रंगमंच का। तो इस पर खास तौर से मैं बहुत बोलता आ रहा हूँ कि संस्कृत रंगमंच क्या है, किसको हम कहें। और ये चर्चा हम लोगों के बीच में शुरू हुई। हमारे अग्रजों में डॉक्टर कमलेश दत्त त्रिपाठी थे और बड़े रंगकर्मी जुड़े उसमें। दुनिया के महान रंगकर्मियों में जो लोग माने जाते हैं, वो लोग फिर आए उसमें
कावलम नारायण पणिक्कर इंटरनेशनल लेवल के महान रंगकर्मियों में से माने जाते हैं। उनको लगा कि मैं संस्कृत नाटक करूँगा, मैं मूल संस्कृत में नाटक करूँगा। और जब उन्होंने केरल के जो पारंपरिक रंगमंच में नाट्यशास्त्र के तत्व चले आ रहे थे, उसके बहुत बड़े मास्टर हैं। केरल के जितने पारंपरिक रंगमंच हैं, उनमें नाट्यशास्त्र कहीं न कहीं से फल-फूल रहा है। कुडियाट्टम है, कथकली है, थेय्यम है, और भी बहुत सारे वहाँ इस तरह के पच्चीसों वहाँ नाट्य रूप हैं, जो कुछ हज़ार साल से वहाँ चले आ रहे हैं। और उनमें कहीं न कहीं नाट्यशास्त्र के तत्व हैं, उसमें हस्त हैं, उस तरह के मुद्राएँ हैं। खास तौर से जो गतियाँ हैं, जो चक्राकार गतियाँ हैं, जो काल का बोध है, वो सब में मिलता है। तो नाट्यशास्त्र उनमें है। उसको लेकर के कावलम पणिक्कर आए, उन्होंने संस्कृत नाटक कराना शुरू किया, उन्होंने नाट्यशास्त्र भी पढ़ना शुरू किया। जब मध्यम व्यायोग उन्होंने 1978 में किया था, तो जो रंगमंच के जानकार लोग थे, उन्होंने कहा कि ये दुनिया के इतिहास की एक घटना है, ये रिकॉर्डेड है। कविता नागपाल बड़ी थिएटर क्रिटिक मानी जाती है। उन्होंने रिव्यू में कहा कि रंगमंच के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट आया इस नाटक के साथ में। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि संस्कृत नाटक और कोई भी भारतीय नाटक इस तरह से खेला जाएगा। पूरी दुनिया खड़ी कर दी कावलम नारायण पणिक्कर ने, जैसे उन्होंने मध्यम व्यायोग किया है। तो वो विश्व की संस्कृति को भारत की एक बड़ी देन उससे सामने आ सकती है। हम लोग जो नाटक करते हैं वो यथार्थवादी शैली का नाटक होता है, प्रोसेनियम थिएटर का नाटक होता है। हम लोग जो नाटक कराते आ रहे हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, उसमें संस्कृत में डायलॉग रट करके और कॉस्ट्यूम पहन करके, रट करके बोल देता है कलाकार। कलाकार भी वो नहीं होता है, क्योंकि ट्रेनिंग चाहिए, वर्षों की ट्रेनिंग चाहिए थिएटर के लिए, साधना होनी चाहिए। तो उसको हम समझ लेते हैं कि हम तो नाटक हम जानते हैं। हमारे यहाँ नाट्य महोत्सव होते हैं, और हमारे वहाँ जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के संस्कृत के अध्यापक हैं, वो आकर के कहते हैं कि अरे सर, संस्कृत में ड्रामा डायरेक्शन में कर देता हूँ। मैंने अभी किया, मैंने कोई अनुभव मुझे नहीं था, ना मैंने कोई ट्रेनिंग ली, और देखिए मैंने नाट्य निर्देशन किया मैंने, और उसमें अवार्ड भी मिला, मैं तो बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ। तो वो नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं। उनको आइडिया ही नहीं है कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र क्या है, उसमें कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी एक्टर को, कैसे भूमिका में वो घुसेगा, योगी की तरह साधना उसको करनी पड़ेगी। जैसे एक काया से दूसरी काया में योगी प्रवेश कर जाता है, उसी तरह से अभिनेता अपने जीव को भूमिका में संक्रांत कर देता है। वैसी साधना उसको करनी पड़ेगी, और वो अभिनय की सारी आंगिक अभिनय की बारीकियां, 64 हस्त हैं, 13 तरह के शिरस हैं, 36 तरह की दृष्टियां हैं। उन सब की ट्रेनिंग वो वर्षों-वर्षों तक करेगा, जब उनका विनियोग करेगा, तो क्या थिएटर खड़ा होगा, उसकी कल्पना हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो हमने प्रैक्टिस में उतारा ही नहीं अभी उसको पूरी तरह से। तो लेकिन ये संभावना बनी हुई है विश्व संस्कृति के लिए, विश्व रंगमंच के लिए। और जो बड़े थिएटर डायरेक्टर थे, जो उस रंगमंच के संस्कार लेकर के आए, उन्होंने उसको जब उतारा प्रैक्टिस में, तो वो नाट्यशास्त्र उनके संस्कारों में है, भले ही उन्होंने पोथी ना पढ़ी हो। क्योंकि भरत मुनि तो खुद कहते हैं कि पोथी पढ़ करके नाट्य करोगे, ये जरूरी नहीं है। जो लोक में है, वो भी नाट्यशास्त्र कहीं न कहीं से चला आ रहा है। लोक से समझ करके करो, जो शास्त्र से समझ में नहीं आ रहा है, वो बार-बार कहते हैं अपने शास्त्र में। तो जो लोक में नाट्य था, वो परंपरा से चला आ रहा था, उसकी समझ के साथ में 2-3 थिएटर डायरेक्टर्स, जो भारत के सबसे बड़े थिएटर डायरेक्टर्स माने जाते हैं, उनमें कावलम नारायण पणिक्कर हैं, रतन थियम हैं, अभीप तनवीर हैं, कमल वासिष्ठ हैं हमारे मध्य प्रदेश से, वीवी कारंत कुछ हद तक हैं। उन्होंने संस्कृत के बहुत सारे नाटक कराए, उनकी पारंपरिक रंगमंच की बड़ी गहरी समझ थी। यक्षगान की शैली में उन्होंने मैकबेथ करा दिया था, बहुत अच्छा वो चर्चित होता है। तो कोई भी विदेशी नाटक भारतीय शैली में, नाट्यशास्त्र की शैली में किया जा सकता है। ये बहुत सारे प्रयोगों से स्थापित हुआ। और रतन थियम बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मणिपुरी में वो नाट्य करते हैं, लेकिन नाट्यशास्त्र उन्होंने ऐसा लगता है ऐसे घोंट रखा है। उनको अपना लोक नाट्य बिल्कुल रमा हुआ है। लेकिन हम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं हाँ, नाट्यशास्त्र में फला अध्याय में कहा गया है। तो ये कला जगत से जुड़े हुए लोग जो दुनिया के बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं, वो अब अनुभव कर रहे हैं कि नाट्यशास्त्र जो पोथी है, वो कहीं न कहीं हमारे संस्कारों में बनी हुई है। उस पोथी को भी अगर हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि और हमको प्रेरणा उससे प्राप्त होगी। इसलिए नाट्यशास्त्र पाठ्यक्रमों में आना चाहिए। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि नाट्यशास्त्र, ये आप देखिए कि क्या मज़ाक है। आप काव्यशास्त्र पूरा साहित्य शास्त्र के पेपर में पढ़ा देते हैं, काव्य प्रकाश, गन्यालोक आप पढ़ा देते हैं। हमारे 100 साल से
किसी यूनिवर्सिटी में नाट्यशास्त्र पूरा कहीं पढ़ाया ही नहीं जाता, संस्कृत के किसी कोर्स में। इतना बड़ा शास्त्र है, 1000 साल पुरानी भारत की देन है, उसको कहीं नहीं पढ़ाया जाता। अब 10-20 सालों से एक-एक अध्याय कहीं-कहीं रखते हैं। तो हमने अपनी पाठ्यचर्या के साथ में एक बड़ा मज़ाक किया, जो हमारी बड़ी जीवंत परंपरा थी। अ, वो उसकी एक पोथी थी हमारी, उस वो पोथी केवल एक पोथी नहीं, वो पूरी परंपरा है। नाट्यशास्त्र केवल एक किताब नहीं है, पूरी भारतीय रंगमंच की परंपरा का पर्याय वह है। उस पोथी के माध्यम से हम पूरी भारतीय रंगमंच की परंपरा को समझ सकते थे। उसको हमने नहीं समझा, अब दूसरे लोग जो कला से जुड़े हुए हैं, वो उसकी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। तो ये संभावनाएँ खुलती हैं, मैं 5-1 मिनट में उस पर कह कर के अपनी बात यहाँ समाप्त करूँगा, क्योंकि कुछ चर्चा के लिए भी समय शेष रहना चाहिए। एक तो नाट्यशास्त्र की प्रासंगिकता विश्व रंगमंच के लिए क्या है और विश्व संस्कृति में योगदान उसका क्या हो सकता है? पहली बात तो यह है कि उसमें जो तकनीकें बताई गई हैं, पद्धतियाँ बताई गई हैं, उनसे रंगमंच का एक बड़ा विश्व उजागर होता है। दूसरी बात ये है कि केवल एक पोथी ही वह नहीं है, वो सारी जो परंपराएँ हैं भारत के रंगमंच की, उनसे कहीं न कहीं जुड़ता है। जो लोकनाट्यों में, पारंपरिक लोकनाट्यों में जो नाट्यशास्त्र संक्रांत हो गया, उन उस संक्रांति को हम समझ सकते हैं नाट्यशास्त्र के माध्यम से। और प्रयोक्ता की चेतना को रंगमंच की व्यवस्थाओं से कैसे जोड़ा जाए, ये शास्त्र हमको नाट्यशास्त्र बताता है। दूसरी बात यह है कि जो भारत की जीवन दृष्टि है, जो भारत का मूल्यबोध है कि रस से मतलब क्या है? चित्त का रंजन हो जाना, कुछ चुंबन आलिंगन हुआ और हम खुश हुए, जो फ़िल्मों में चुंबन आलिंगन होता है, वही हमने थोड़ा बहुत हिचक के साथ में नाटक में कर दिया। संस्कृत नाटक में भी कुछ हिचक के साथ हाथ-हाथ पकड़ा, उसने ये दिखा दिया। तो हमने कहा कि श्रृंगार रस हो गया। भरत मुनि कहते हैं कि पुरुषार्थ बोध जब तक नहीं होगा, तब तक रस नहीं माना जाएगा। चारों पुरुषार्थों की निष्पत्ति होती है नाटक में, उसको बहुत तार्किक ढंग से जोड़ा जाता है पुरुषार्थ बोध से, कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ 4 मूल रसों से निष्पन्न होते हैं। श्रृंगार से काम, वीर रस से धर्म, रौद्र रस से अर्थ और बीभत्स से मोक्ष। और अभिनव गुप्त इसको बहुत लॉजिकली सिद्ध करते हैं कि क्यों पुरुषार्थ प्रवृत्ति होगी जहाँ ये रस मैनिफेस्ट होंगे, जहाँ इन रसों का बोध होगा। तो केवल रिझाना, मनाना, चित्त रंजन, एंटरटेनमेंट, वो भारतीय नाट्य नहीं है। एंटरटेनमेंट होता है, विनोद जनन उन्होंने कहा है, लेकिन वैल्यूज होती हैं उसमें, पुरुषार्थ बोध उसमें होता है। उस पुरुषार्थ बोध के लिए रंगमंच कैसे रचा जाएगा, उसका शास्त्र क्या होगा, ये नाट्यशास्त्र हमको बताता है। तो जहाँ दुनिया में इसकी डिमांड होगी कि हम वैल्यूज देना चाहते हैं रंगमंच के द्वारा, वहाँ फिर नाट्यशास्त्र और संस्कृत रंगमंच की बात की जाएगी। और जो काल का बोध है, जो पश्चिम में इकहरा काल का बोध है, यूनिलीनियर जो टाइम का बोध है, उसकी जगह जो एक मल्टी लेयर टाइम का बोध है, वो आप संस्कृत नाटक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा उसमें बार-बार कि वो बगीचे से निकला, 2 कदम उसने रखा और वो श्मशान में पहुँच गया, श्मशान से निकला तो महल में आ गया। अब इसको अभिनय से दिखाया जाएगा कि परिक्रमा वो कैसे करेगा और चक्राकार गतियाँ कैसे करेगा, कि वो एक लोक से दूसरे लोक में चला गया है। वो उसके लिए प्रेक्षकों की भी ट्रेनिंग होना चाहिए, उनमें भी संस्कार होना चाहिए कि वो एप्रिशिएट कर सकते हैं। हमको तामझाम नहीं चाहिए। ये एक ऐसा रंगमंच है कि इसमें रथ है, हाथी, घोड़े, पालकी वो सब बना कर के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें इतनी साधना अभिनेता की होती है कि वो अपने शरीर को ही रथ, बाण, धनुष सब बना देता है, साकार कर देता है। तब आप देखेंगे कि हम कॉलम पणिक्कर का नाटक देखते हैं, उसमें दुष्यंत रथ पर आ रहा है, तो हमको लगता है कि सचमुच में तो रथ चल रहा है, जैसे गतियाँ वो करते हैं। वो गतियाँ 12वें अध्याय में भरत मुनि ने बताई हैं कि रथ रथ में सवार आदमी की गति कैसे होगी। तो हमको लगता है कि हाँ, क्योंकि रंगमंच तो मेक बिलीव होता ही है, चाहे आप यथार्थवादी शैली में करेंगे, तब भी आप 100 किलोमीटर की स्पीड से वो छोटे से हाल में रथ थोड़ी दौड़ा देंगे। तो उसमें कहीं न कहीं से तो कल्पना करनी पड़ेगी। उस कल्पना को जागृत करने के लिए बहुत सारे उपादान संस्कृत नाटक में, नाट्यशास्त्र में प्रस्तुत किए जाते हैं। बहुत सारी गतियाँ, बहुत सारी चारियाँ, बहुत सारे अंगहार, करण, तो उनसे दुनिया कैसे खड़ी होगी कि सचमुच में रथ चलता हुआ लग रहा है, जबकि फिजिकली रथ नहीं लाया गया। सचमुच में घोड़ा चला जा रहा है, जबकि फिजिकली घोड़ा नहीं लाया गया।
ये एक रंगमंच खड़ा करता है अपनी अपने अभिनय पद्धतियों की बारीकी के द्वारा। जैसे योगी अपने योग साधना से किसी चीज को प्रत्यक्ष कर देता है, वैसे अभिनेता उस योग साधना से उस चीज को हमारे सामने साकार कर देता है, दुनिया को साकार कर देता है। तो यह नाट्यशास्त्र हमारे राष्ट्रीय रंगमंच की खोज में मददगार हो सकता है और संस्कृत नाटक की परंपरा से जुड़ा हुआ जो रंगमंच है, वो विश्व रंगमंच को हमारे राष्ट्रीय रंगमंच के माध्यम से एक मौलिक देन साबित हो सकता है। और संस्कृत रंगमंच एक अलग एक तरह से एक विशेष पारिभाषिक संज्ञा मानी जानी चाहिए, यह मेरा आग्रह है। तो आप पारसी शैली में प्रोसेनियम थिएटर पर जिसमें पर्दा रहता है, चौखटा रंगमंच का रहता है, उसमें कोई नाटक संस्कृत का कर देते हैं तो संस्कृत रंगमंच नहीं होता। आप कोई भी नाटक, चाहे वो आधुनिक नाटक हो, अंग्रेजी का नाटक हो, हिंदी का नाटक हो, उसको भरत मुनि के अनुसार रंगमंच बना करके, नाट्य मंडप बना करके, उनकी बताई हुई आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य की प्रविधियों के साथ करते हैं। और उसके पीछे जो विश्वबोध है कि यज्ञ भावना से मैं नाटक करता हूँ, मैं अनंत होने के लिए अपने आप को अर्पित करता हूँ, ये जो बोध अभिनेता का भरत मुनि देना चाहते हैं, यज्ञेन संमितम एतत् रंग दैवत पूजनम, ये जो पूरा नाट्य है रंग पर स्थापित देवताओं का पूजन है और ये यज्ञ है अपने आप में, वह रूपक नहीं है, वो यज्ञ ही है हमारे लिए। इस दृष्टि से भरत मुनि एक पूरी टेक्निक बताते हैं नाट्य की, थिएटर की। तो उस टेक्निक के साथ में, उस विश्वबोध के साथ में कोई आधुनिक नाटक भी यदि आप करते हैं तो संस्कृत रंगमंच कहा जाएगा। और आप मुद्रा राक्षस हो, चाहे मृच्छकटिक हो, आप उसको पारसी शैली में या आधुनिक नाटकों की शैली में प्रोसेनियम थिएटर पर कर देते हैं तो मेरी दृष्टि से वो संस्कृत रंगमंच नहीं होगा। उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, वो नाटक तो होते रहेंगे, किए जाते रहेंगे। जो रियलिस्टिक थिएटर है उसकी भी जरूरत रहेगी, यथार्थवादी रंगमंच की भी जरूरत रहेगी दुनिया को, लेकिन ये यथार्थवादी रंगमंच नहीं है। जो भरत मुनि का रंगमंच है, ये प्रकृतवादी रंगमंच भी नहीं है। तो ये नेचुरलिस्ट रियलिस्ट थिएटर नहीं है, ये जो भावानुकीर्तन वाला रंगमंच है, कि हम माइमेसिस नहीं करते हैं, नकल नहीं करते हैं इसकी चीज की, फोटोकॉपी, कार्बन कॉपी नहीं करते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा नई दुनिया बना देते हैं, यही कुल भाव है उसमें। तो अनुकरण, अनुकीर्तन जब कहा उन्होंने, वो वैदिक परंपरा जो है हमारे एस्थेटिक्स की, उसके आधार पर भरत मुनि ने कहा है कि ऐतरेय महिदास ने ऐतरेय ब्राह्मण में कहा कि एक देव शिल्प है, एक मानुष शिल्प है, एक ईश्वर की दी हुई दुनिया है, एक मनुष्य की दुनिया है। तो यह जो मानुष शिल्प है, यह देव शिल्प की अनुकृति होता है। उस देवता ने जो दुनिया, ईश्वर ने जो दुनिया रची है, उसके समानांतर मनुष्य नई दुनिया रचता है। तो यही नाटक में हम करते हैं कि जो दी हुई दुनिया है ईश्वर की, उसके पैरेलल हम एक नई दुनिया रचते हैं अपनी सारी सर्जना के द्वारा, प्रतिभा के द्वारा। उसकी टेक्निक हमको नाट्यशास्त्र बताता है। तो बाकी अब बहुत सारी बातें मैं छोड़ता हूँ क्योंकि समय अधिक हो गया। और कैसे विश्व के जो दूसरे थिएटर डायरेक्टर्स हैं, उनमें बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर्स स्तानिस्लाव्स्की, रूस के, जर्मनी के ब्रेख्ट और फ्रांस के आर्तो, ये लोग बहुत सारी बातें जो कहते हैं वो इस बात की ओर इंगित करते हुए कि भारत में कहीं बीज है जो हम कह रहे हैं और कर रहे हैं। उस सब के उदाहरण है, मैंने अन्यत्र दिए हैं, उस पर चर्चा मैंने अन्यत्र की है। इतना ही कहकर के मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करूँ। बहुत सारे भारत के अन्य नाट्य निर्देशक भी हैं जो अब संस्कृत रंगमंच कर रहे हैं। विजया मेहता बड़ा नाम है मराठी फिल्म और मराठी ड्रामा में। उन्होंने जिस तरह से किया है नाट्यशास्त्र की पद्धति अपना करके संस्कृत रंगमंच। गोवर्धन पांचाल एक बड़ा नाम है, उन्होंने संस्कृत नाटक मूल में किए हैं, एकदम नाट्यशास्त्र की पद्धति से किए हैं। उसको माना गया कि ये हमारा रंगमंच है और ये हमको मददगार हो सकता है। तो ये प्रयास कई स्थानों पर हो रहे हैं, उन प्रयासों को अग्रसर करने में हमें सहायता करनी चाहिए। ये कोरे पांडित्य की दुनिया नहीं है, ये प्रयोग से जुड़ी हुई दुनिया है। प्रयोग में जिसकी दिलचस्पी हो वो इसमें समझ पाएंगे, उसका आनंद ले पाएंगे। बाकी को लगेगा कि क्या बकबक कर रहे हैं। अरे भैया, हम डायलॉग अच्छे रटा देते हैं और
मुकुट किरीट पहना देते हैं और नाटक हमारे लड़के इतना बढ़िया करते हैं, वो त्रिपाठी जी कुछ भी कहते रहे, वो कहते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मंत्रमुग्धाः वयं परम कालगतिम् अवरोद्धुं न सक्षमाः, एतस्मान् कारणान् मन्यामहे। कालगति को हम रोक नहीं सकते, परंतु जब आप बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वास्तविकता में भरत के नाट्यशास्त्र की आत्मा के जो विद लोग हैं, जो जानकार हैं, उनमें आप अप्रतिम है और उसको आपने जिया भी है। और एक चीज और ध्यान में आई कि ये विषय वास्तविकता में बड़ा विस्तृत हो गया, उसको तो कालखंड के अनुसार छोटे छोटे टुकड़ों में इस पर बहुत चिंतन किया जा सकता है, आप जैसे महनीय वक्ता के द्वारा, आप जैसे महनीय विद्वान के द्वारा। तो अधिक समय न लेते हुए मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि परिचर्चा आरंभ करें, और ये परिचर्चा का समय हमारा 6:30 तक रहेगा, जिससे कि कार्यक्रम को हम समय से समाप्त कर सके। इस बीच में एक और सूचना है कि कार्यक्रम में लगभग 200 से 250 लोग, 100 की संख्या यहाँ सीमित है, तो 100 लोग लगातार यहाँ जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़ पाए वो फेसबुक और यूट्यूब पर लगातार अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करा रहे हैं। तो एक बहुत सफल कार्यक्रम श्रोताओं की वजह से ये हमें दिखाई दे रहा है। पंकज सर, आपको आमंत्रित है, आइए। इस सभ्य सभा को प्रणाम और सभा के सभ्यों को प्रणाम। निस्संदेह हम उसे महाकवि कालिदास ने नाटक को चाक्षुष यज्ञ कहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने श्रोत्र यज्ञ को एक तरह से कह सकते हैं कि उसका साक्षात्कार किया है। और निस्संदेह जब त्रिपाठी सर बोलते हैं तो हम सभी लोग मंत्रमुग्ध होते हैं। रवि ने सब किया कहा। हम अपने विषय की ओर चले, और जो विषय अपना है विश्व संस्कृति के निर्माण में भारतीय नाट्य परंपरा का योगदान, जो अभी चैट बॉक्स से है। इस चैट बॉक्स में एक प्रश्न आया है, मैं उस प्रश्न को बाद में लूंगा, लेकिन इस विषय में कुछ सर से कुछ और बातें हैं। हमने एक पूरा बाह्य जो स्थिति रही है संस्कृत नाट्य की, संस्कृत नाट्य परंपरा की, संस्कृत नाट्य रंगमंच की, हमने इसको बखूबी जाना है। कुछ विषय उत्पन्न होता है जब सर चर्चा कर रहे थे, और जब हम विश्व संस्कृति के प्रति जो संस्कृत नाट्य परंपरा का अवदान है उसका आलोडन विलोडन करेंगे। आज इस आधुनिक युग में सविशेष 3 या 4 ऐसी बातें हैं जो इस समाज को प्रभावित कर रही है और इस समाज को संचालित कर रही है। इसमें एक हम कहते हैं, जैसे कहते हैं सोशलिज्म, दूसरा कहते हैं सेक्युलरिज्म, तीसरा कहते हैं फेमिनिज्म, जिसकी बात अभी सर ने नारी स्वातंत्र्य के संदर्भ में कही। मैं इन तीनों शब्दों को इस संस्कृत नाट्य परंपरा के संदर्भ में सर के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा और सर की ऊपर टिप्पणी चाहूंगा। 19वीं शताब्दी में तथाकथित समाजवाद का उदय माना जाता है। आज से 15 दिन पूर्व कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में, और उसके बाद समाजवाद वाली जो एक भावना है उसने गति पकड़ी। लेकिन मूलतः यदि भारतीय समाजवाद का चित्र अगर हमें देखना होता है तो वह हम संस्कृत नाट्य परंपरा में देखते हैं। और कदाचित मेरा तो यह मानना है कि इस संस्कृत नाट्य के अवगाहन के अनंतर ही वैश्विक परिदृश्य में समाजवाद का अंकुरण फूटा होगा, समाजवाद का बीज का वपन किया गया होगा। हम 2-4 वाक्यों को लें। सबसे पहले अगर भरत के मुनि के संदर्भ में देखें तो वो नाटक को सार्ववर्णिक वेद कहते हैं। जरा इस शब्द को हमें पकड़ना है, वो सार्ववर्णिक। जब हम सार्ववर्णिक का अर्थ लेते हैं तो भरतकालीन समाज में इसका अर्थ हम केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं लेंगे, बल्कि उस समाज में इनकी जितनी भी शाखाएं या उपशाखाएं रही होंगी उन सबकी प्रतिच्छवि इस नाटक में प्राप्त होती है, इसलिए इनको सार्ववर्णिक वेद कहा गया। दूसरा, महाकवि कालिदास जब कहते हैं कि नाट्यम ही भिन्न रुचेर जनस्य बहुधा एकम समाराधनम,
तो वहां पर भी कहीं ना कहीं उसी समाजवाद की प्रेरणा जो है हमें प्राप्त होती है। लेकिन ये तो कुछ रिफ्लेक्शन हुआ। मूल रूप में अगर आप मृच्छकटिकम को देखें तो भारतीय समाजवाद का इससे अनूठा आदर्श नहीं हो सकता, साहित्य नहीं हो सकता। खास करके जब हम विट का वह स्टेटमेंट पढ़ते हैं प्रथम अंक में कि वाक्याम स्नाति विचक्षणो द्विजवरो मूर्खोऽपि वर्णाधमः खुल्लाम नाम यतिवायसोपि लताम या नामिता बर्हिना ब्रह्म क्षत्र विशस्तरंति च यया नावा तये वेतरे। मैं दूसरी आखिरी पंक्ति को नहीं ले रहा क्योंकि हमारे लिए वो उपयोग का नहीं है, लेकिन एक वापी, एक तालाब, एक सरोवर में हर वर्ग के लोग स्नान कर रहे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। हमारे ऊपर लांछना डाल दिया गया और अनायास ही एक ऐसे समाजवाद की परिकल्पना प्रस्तुत कर दी गई जिसमें हमारे समाजवाद की अवधारणा उपेक्षित होगी। मैं समझता हूं पहले तो सर के इस पर मैं टिप्पणी चाहूंगा कि क्या विश्व को भारतीय नाट्य परंपरा ने समाजवाद का पाठ पढ़ाया कि नहीं? सर आपकी टिप्पणी। हाँ, आपने मेरी बात कह दी है और वही मैं भी कहता कि जो नाट्य की पंचम वेद के रूप में परिकल्पना की गई, उसमें स्पष्ट कहा ही है कि स्त्रियों और शूद्रों के लिए चूंकि चारों वेद एक्सेसिबल नहीं है, नेमे वेदा संश्राव्य स्त्री शूद्रादि जाति शू, ऐसा कुछ उसमें कहा है। तस्मात् सृजा परम वेदम पंचम सारणिकम। तो ये समाजशास्त्र उसके पीछे पूरा है, समाज के लिए चिंता उसमें है और देवता का आशय ये है जो समाज में अंतर्निहित शक्तियां हैं वो समाज के उद्धार के लिए सबके लिए कलाएं उपलब्ध हों और समाज एक जुड़ा रहे, इसकी परिकल्पना करते हैं। लेकिन उसमें मैं इतना जोड़ सकता हूं कि जो पूरा सिस्टम भरत मुनि बनाते हैं उसमें संपूर्ण भारत और संपूर्ण भारत का समाज है और विश्व भी कहीं ना कहीं से उनकी दृष्टि में है, क्योंकि सप्तत द्वीपानुकरणम नाट्य में भविष्यति। तो पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और उनकी सारी मानव जाति का अनुकरण ये होगा। अनुकरण मतलब यहाँ नकल नहीं है, नकल नहीं, हाँ। पश्चात करणम, जो कुछ वहां वो लोग करते हैं उसको फिर से थिएटर पर करना, ये अनुकरण इसमें होगा। तो संपूर्ण मानव जाति जो सारे विश्व की है, भारत और भारत के बाहर, उसके लिए ये नाटक है और उसका जीवन इसमें प्रस्तुत, जो अवस्थानुकृति नाट्यम में बाद में दशरूपक का लक्षण किया कि जीवन की नाना अवस्थाओं की अनुकृति नाट्य है। तो वो जीवन किसका है कि विश्व मानवता का जो संपूर्ण जीवन है उसकी अनुकृति है और उसकी जो बहुत सारी कोटियां हैं, जैसे आप वृत्तियां और प्रवृत्तियां देखेंगे तो अवंती, दाक्षिणात्य, पांचाली और औड्र मागधी, ये 4 वृत्तियां उन्होंने बताई। उनसे जुड़ी हुई भारती, सात्वती, आर्वटी, कैशिकी, ये 4 वृत्तियां बताई। तो ये अवंती जिसमें कि पाठक जी काम करते रहे हैं, अवंती क्षेत्र है, हम भी उससे जुड़े हुए हैं, वहीं पे हम भी हैं। तो ये पूरा मध्य देश उसमें आता है, दाक्षिणात्य दक्षिण के सारे देश उसमें आते हैं, पांचाली उत्तर पश्चिम के देश आते हैं और औड्र मागधी इसमें पूर्व की ओर के उत्तर पूर्व दक्षिणोत्तर के दक्षिण पूर्व के सारे प्रांत आते हैं। तो उनके लोगों का व्यवहार, वेशभूषा, चाल चलन, उस सब को इन प्रवृत्तियों के द्वारा बताया जाएगा और उसका विश्लेषण बहुत बारीकी से भरत मुनि करते हैं कि प्रवृत्ति का अर्थ क्या है कि जो लोक वार्ता है, लोगों के जीवन का जो रहन सहन है, उस सब को चित्रित किया जाना और उसको फिर थिएटर के इडियम में वृत्ति के द्वारा कैसे ढाला जाएगा, इस पर वो विचार करते हैं। तो ये पूरा जो दशरूपक विधान है, आप देखेंगे कि 5 तो उसमें माइथोलॉजिकल हैं और बाकी जो है 5 या 6 वो मध्यवर्गीय समाज से जुड़े हुए रूपक हैं। भाण है, प्रहसन है और प्रकरण है, ये जो हैं और उत्सृष्टिकांक के अंक भी काफी कुछ हद तक। तो ये मध्यवर्गीय निम्नवर्गीय समाज से जुड़े हुए नाटक और उसकी पूरी छूट भरत मुनि देते हैं कि कैसे वो नायक हो। विट तो कितना बड़ा रंगमंच उसमें खड़ा होता है। अगर आप भाण को करते हुए देखें, जो अच्छे सीजन एक्टर्स हैं उनको, तो एक भाण में एक पात्र जो है वो कैसे दुनिया खड़ी कर देता है, पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरे के पूरे शहर की गलियां वो आपके सामने खड़ी कर देता है। आप लगता है जैसे हम घूम रहे हैं उज्जैन के उस शहर में हम घूम रहे हैं जिसका वर्णन वो करता चलता है और
जो इमेजिनरी कैरेक्टर्स आते चले जाते हैं, उनको संबोधित करता है, उनके संवाद दोहराता है, तो पूरा समाज वो खड़ा कर देता है। तो वो एक अलग तरह का समाज है, जो केवल भाण के ही रंगमंच पर आता है। तो ये सारा समाज उसमें है और जो संवाद उसमें है बिट के, आप देखेंगे कि क्या दृष्टि उसकी है, कैसी उदार प्रसन्न दृष्टि उसकी है। गणिकाओं के लिए कितनी सहानुभूति उसको है। तो ये बहुत बड़ी कथा इसके पीछे पूरी है उसकी। मैं समझता हूँ कि इतना ही कह करके समाप्त मुझे करना चाहिए और आपकी बात का मैं जी, जी, जी। हाँ। हाँ। सर एक और खास करके बार-बार प्रश्न आता है और एक चैट बॉक्स में प्रश्न आया भी है, खास करके स्त्री या निम्न पात्र को लेकर के प्राकृत भाषा के बोलने की बात आती है। मैं पहले इसकी व्याख्या स्पष्ट कर दूं कि मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि स्त्रियों के लिए निषेध नहीं है संस्कृत बोलना, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, क्योंकि नाटक में हर वर्ग का रिफ्लेक्शन होता है, सारे पात्रों का समाज के सारे वर्गों का प्रतिबिंबन होता है, तो उनकी अपनी आइडेंटिटी के लिए उनकी अपनी मातृभाषा प्रयोग में लाई जाती है, जो मेरी अपनी टिप्पणी है। अन्यथा जो विट है वह विट मृच्छकनिकम में संस्कृत बोलता है, अभिज्ञान शाकुंतलम में जो सूत है वह भी संस्कृत बोलता है। उसी अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रियंवदा चतुर्थ अंक में कण्व ऋषि का जो संस्कृत का श्लोक है उसको एज इट इज संस्कृत में सुनाती है, तो दैट मीन्स वो संस्कृत को पढ़ सकती है, संस्कृत बोल सकती है, एक बात। और इस आधार पर जो खास करके कुछ आधुनिक समीक्षकों ने इसे स्त्री उपेक्षा की दृष्टि या निम्न पात्रों की उपेक्षा की दृष्टि के रूप में देखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी जब हम नाटक करते हैं, आज भी हमारी जो बॉलीवुड मूवीज बनती है, तो उसमें जिस प्रदेश का वह चरित्र होता है उसी प्रदेश की हम भाषा उसको दे देते हैं, चाहे वो बम्बईया हिंदी बोले, चाहे वो हैदराबादी हिंदी बोले, चाहे वो बिहारी हिंदी बोले, चाहे वो हरियाणवी हिंदी बोले। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं का हम इसे सम्मान कहेंगे, ना कि इसे नारी की उपेक्षा, जो नारी संस्कृत नहीं पढ़ती थी, नारी संस्कृत नहीं बोल सकती थी। तो मैं इस ढंग से इस जो तर्क है उसका खंडन करने का प्रयास करता हूं। आपकी विशिष्ट दृष्टि इस पर चाहूंगा कि क्या वस्तुतः आवश्यक रूप में नारियां को प्राकृत बुलवाया ही जाए, इस प्रकार का कोई विधान है क्या? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में ऐसा कहा है क्या कि स्त्रियां प्राकृत ही बोले? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि किसी इसी प्रकार का निर्देश है। सर आपकी टिप्पणी। आवश्यक रूप में प्राकृत ही बोलेंगे ऐसा कहीं भी कोई निर्देश नहीं है। वो सामान्य हाँ। है कि ये प्राकृत में अपनी भाषा में बोल सकती हैं, और जो परंपरा है उसमें तो बहुत सारे स्त्री पात्र केवल संस्कृत ही बोलते हैं। परिव्राजिका जो है वह संस्कृत बोलती है, और भवभूति में जो कामंदकी है मालती माधव में, तो न्याय दर्शन की बहुत बड़ी पंडिता है, उसके गुरुकुल में माधव अध्ययन करने आता है न्याय शास्त्र उससे, और वो तो संस्कृत ही बोलती है लगातार, वो प्राकृत बोलती नहीं है। तो अनेक स्त्री पात्र हैं जो कि संस्कृत बोलते हैं। आत्रेयी जो वेदांत पढ़ने जा रही है वाल्मीकि के आश्रम से, आश्रम में, हाँ। के आश्रम में, तो तेभ्यो दिगंतुम निगमांत विद्याम वाल्मीकि पार्श्वाद ये संचरामि, वो भी तो संस्कृत शुरू में प्रारंभ में ही आ जाता है। हाँ। कहती है। तो बहुत सारे स्त्री पात्र ऐसे हैं जो केवल संस्कृत ही बोलते हैं, पंडित हैं, वो पंडिताएं हैं, अपने समय की बड़ी चिंतक विचारक स्कॉलर्स हैं। तो ये तो बड़ी भ्रांति ही है कि वो एक कोई स्ट्रिक्ट ऑर्डर है भरत मुनि का। भरत मुनि तो बार बार कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कहीं भी नहीं बनाया है, लोक में जाकर के देखो वहां क्या होता है। जो इसमें छूट हो सकती है, जो लोग इसमें छूट लेकर के कर रहे हैं उनको पूरी आजादी है। ये शास्त्र जो है वो एक तरह से गाइडेंस के लिए है, और उसके पीछे जो जीवन बोध है उसको समझने के लिए है, उसकी फिलॉसफी समझने के लिए है। ये जो रिचुअल्स हैं और पद्धतियां हैं और भाषाएं हैं, उनमें उनके दायरे में बांधने के लिए शास्त्र नहीं है। वो कहते हैं कि इससे मुक्ति हम देते हैं। तो इतना ही मैं कह सकता हूँ। सर एक ये अभी जो प्रश्न किया गया वो उसके नेपथ्य में जितेंद्र कुमार जी भी थे, जिनका मैंने चैट बॉक्स से लिया था और अपनी टिप्पणी प्रकट की थी। एक कृष्ण कुमार जी हैं, उनका एक प्रश्न है। आपने अपने वक्तव्य के क्रम में यह बात कही थी कि रौद्र रस से अर्थ तथा विभक्त रस से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
कृष्ण कुमार का प्रश्न है कि यह कैसे होती है, अर्थात रौद्र रस से कैसे अर्थ की तथा विभत्स रस से कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, वो हम लोगों को उसमें प्रॉब्लम लगती है क्योंकि हमको जो स्कूल की पाठ्य पुस्तकों से रस पढ़ाया जाता है, कि वीर रस जहाँ भड़कता हुआ युद्ध का वर्णन होता है, वहाँ वीर रस होता है, और जहाँ गुस्सा-वुस्सा बहुत दिखाया जाता है, वहाँ रौद्र रस होता है, और जहाँ गंदगी का वर्णन किया जाता है, जिसे नाक मुँह सिकोड़ते हैं, वहाँ बीभत्स रस होता है। तो ये भरत मुनि ने स्वरूप बताया है इन रसों का, जैसे कि वीर रस तो दानवीर, दयावीर, धर्मवीर, युद्धवीर 4 प्रकार का होता है। शुरू में 3 प्रकार का था, वो 4 प्रकार का बाद में बताया गया। तो युद्ध का वर्णन हो, वहीं वीर रस होता हो ऐसा नहीं है, जहाँ धर्माचरण बड़े महान नायक का दिखाया जाता है, दान, दया, पुण्य कार्य करता हुआ उसको दिखाया जाता है, वो भी वीर रस है। तो वह तो धर्म की ओर प्रवृत्त करेगा ही। आप शिवी को नायक बना करके नागानंद में जीमूतवाहन को नायक बना करके आप नाटक लिख रहे हैं, तो उसका जो धर्माचरण है वह हमारे संस्कारों में अवतरित होता है। अब रौद्र रस जो है, आप देखेंगे कि क्रोध उसमें होता है, क्रोध स्थायी भाव है। लेकिन आप भीमसेन को देखिए, मेरे हिसाब से भीमसेन वेणी संहार के नायक हैं, और वेणी संहार में रौद्र रस ही लगता है कि अंगी है, क्योंकि भीमसेन आद्यंत छाए हुए हैं और रौद्र रस उनका छाया हुआ है। लेकिन जो पूरी पर्यंत में जो स्वर है भीम का, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही शांत मन वाला व्यक्ति अंदर से कहीं है। आत्मा रामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधौ, वो कृष्ण के लिए कहते हैं कि उनके वो जो महान योगी हैं कृष्ण, उसको ये मोहांध दुर्योधन कैसे समझ सकता है। तो अपने भीतर वो जानते हैं कि ये सारा जो क्रोध मेरा है ये एक पर्पज के लिए है, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो जब वो अवतरित अंतिम अंक में अवतरित होते हैं, तो उस रौद्र रस का जो फल है वह सामने आ जाता है। वो क्रोध जो है, वो केवल क्रोध के लिए नहीं है, और केवल खीज प्रदर्शित करने के लिए नहीं है। तो अभिनय में यदि हम केवल खीज भीम की दिखाते हैं और उसके पीछे जो दृष्टि है वह नहीं सामने आती है, तो वो रौद्र रस जो है फिर अर्थ पुरुषार्थ की ओर नहीं ले जाएगा। और जो भीमसेन का क्रोध है वह तो द्रौपदी के केश को वेणी संहार करने के साथ में, युधिष्ठिर को विजय के साथ में उसकी ओर प्रवृत्त कराता है। तो वो एक पॉजिटिव क्रोध है एक तरह से, जो कि हमको अर्थ पुरुषार्थ की ओर प्रवृत्त करता है। अर्थ का क्या मतलब है कि जितना भी सांसारिक उपलब्धियां हैं, अर्थ जो अंग्रेजी में EARTH है वही अर्थ है। तो जितना भी संसार में जो कुछ काम में है वह हम अर्थ में शामिल करते हैं। तो उसकी और रोज रस में चूंकि रोबस्ट मूवमेंट होते हैं और प्रयास खूब होता है, शरीर की गतियां होती हैं, और शरीर में ताकत चाहिए उसके उसके लिए, उसको दिखाने के लिए। तो ये शक्ति चाहिए मनुष्य को संसार में अर्थ की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। यह रोद्रस का अभिनय देखते हुए दर्शक अभिनय करते हैं तो मोटिवेट होते हैं। ये आशा है। बीभत्स रस से मुक्ति की ओर कैसे उन्मुख होगा, अभिमुख होगा। अभिनव गुप्त बहुत बड़े फिलासफर हैं, महान दार्शनिक हैं, और वो भरत मुनि के इस मंतव्य को बहुत दार्शनिक और तार्किक दृष्टि से उपपत्ति उसकी बिठाते हैं। भरत मुनि ने कहा कि 2 प्रकार का वीर रस होता है, क्षोभज और उद्वेगी। तो जो क्षोभज वीर रस है वह तो शुद्ध है, और जो उद्वेगी वीर रस है वो संकीर्ण है। अब इसको विस्तार देते हुए अभिनव गुप्त कहते हैं कि जो क्षोभज विभत्स रस है जो कि शुद्ध है, वह मोक्ष में प्रवृत्त कराता है। तो जो उद्वेगी वीर रस है उसमें हमको बहुत ही उद्वेग होता है, चित्त में डीप एंग्विश जैसा होता है कि ये मैंने क्या देख लिया। कोई मान लीजिए कि कोई लड़का अपनी मातृतुल्य महिला से प्रेम निवेदन कर रहा है, तो देख के कैसी घिन सी होती है कि क्या बुरा ये कर रहा है। तो वहां भी जो घृणा है वो एक पॉजिटिव है, और वह मनुष्य को मुक्त कराएगी। उद्वेग भी यदि वहां होता है, लेकिन जो क्षोभज जो वीर रस है वह संसार की जो निस्सारता से क्षोभ होता है। संसार में लोग वासनाओं में लिपटे हुए हैं। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थावर मिच्छन्ति। तो लोग जो है प्रणय लीलाओं में लगे हुए हैं, और ये एक तरह से मुझे बड़ा सब गलीज लगता है। इस चित्त से यदि सोचता है, उससे क्षुब्ध होता है कि मुझे इससे क्या करना, तो वह वैराग्य की ओर प्रवृत्त करेगा, वह जो क्षोभज बीभत्स है, और उससे शांत रस और उससे मुक्ति की ओर
प्रवृत्ति होगी। हमको चूँकि स्कूलों में, कॉलेजों में बीभत्स रस पढ़ाया जाता था, उसमें यही था कि कोई जहाँ पर गंदगी है और जहाँ मांस सड़े-लोथड़े पी बह रहा है, उसका वर्णन करते हैं, तो वहाँ बीभत्स रस होता है। तो हमको लगता है कि घिन-घिन जहाँ हो वहीं बीभत्स रस है, तो ऐसा नहीं है, बीभत्स का बहुत व्यापक स्वरूप है और जो संस्कृत काव्यों में बीभत्स रस है, वो सचमुच मुक्त करने वाला है। भभूति जो श्मशान का वर्णन करते हैं, श्मशान है वो, उसमें कितनी नश्वरता उसके पीछे है। वो गीध नोच रहे हैं, वो सियार खा रहे हैं। तो इस सारे युद्ध की परिणति तो ये हुई। तो ये युद्ध क्या है, किसके लिए फिर हुआ? महाभारत में भी बीभत्स खूब आता है। महाभारत तो शांत रस का महाकाव्य है, सारी परंपरा बताती है। तो उसमें तो जो युद्ध भूमि के बाद का दृश्य उसमें बीभत्स आता है। अयं सरस्नोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दनः नीव्यूरु जघरस्पर्शी नीवि विश्वंसनः करः। तो श्रृंगार रस भी है। इन कटी हुई बाहों को देख करके कह रही है। और उसमें थोड़ा बीभत्स भी आ गया है, लेकिन पूरा उसमें जो दृश्य है वो संसार की नश्वरता उसकी ओर उन्मुख करता है। तो कवि की दृष्टि क्या है, किस मूल्य के साथ में, किस मूल्यबोध के साथ में चित्रण कर रहा है बीभत्स रस का। तो बीभत्स बहुत बड़ा रस है मेरे हिसाब से, और उसका उसकी पूरी संभावनाओं को नहीं खोजा गया है। तो मेरी एक आख्यायिका है विक्रम चरितम, उसमें बहुत बीभत्स रस है। उसको पढ़ के लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों इन्होंने लिख दिया है, उसमें सारी सुअरवाड़ी का वर्णन है। सूकर लोग जिस गली में गंदगी खाते पीते हैं और वहाँ लौटते हैं, उसका वर्णन है, लेकिन उसे डेवलप किया गया है, उसको पूरा राजनीतिक सामाजिक संदर्भों के साथ में कि वही शूकर जो है राजा बन जाता है पूरे उसका पशु साम्राज्य का। तो वहाँ फिर एक अलग चरित्र वो ग्रहण करता है। उस बीभत्स रस से उठ करके कहीं न कहीं पुरुषार्थ प्रवृत्ति होती है। ये मैं मानता हूँ, तो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है। विभत्स रस अगर किसी पुरुषार्थ की ओर ले जाएगा, तो काम पुरुषार्थ की ओर तो ले नहीं जाएगा, अर्थ पुरुषार्थ की ओर तो ले नहीं जाएगा, और रस रस के साथ में पुरुषार्थ आवाज बहुत नहीं आ होता रही। है। विभत्स रस आप मानते हैं कि रस ठीक है, को नहीं ठीक बताते, ठीक जो है, मूल सब रस है, पीछे जा रहे हैं, तो आपको कोई पुरुषार्थ क्वेश्चन की ओर ले पूछेंगे ना? जाएगा, ठीक मोक्ष पुरुषार्थ की ओर ले ठीक जाएगा। ठीक ओके। जैसा निर्देश था मुझे, समय सीमा खत्म हो रही है। मेरे भी मन में कई और प्रश्न थे और कई हमारे जो चैट बॉक्स में आने वाले 1-2 प्रश्न थे, अब उनको हम यही करते हैं। कभी विशिष्ट अगर और मौका मिला तो पर हम इन प्रश्नों का समाधान लेंगे सर से। तो मैं अब ये कार्यक्रम सौंप रहा हूँ डॉक्टर रवि प्रभात को, और वे इस कार्यक्रम का संचालन आगे करें। सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर, पंकज सर। परिचर्चा का सत्र अभी और लंबा चल सकता था। अनेक प्रश्न लोगों के मन में थे और उन पर बातचीत की जा सकती थी। परंतु समय की एक सीमा के नाते अब हम लोग कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी हैं। मैं सर को आमंत्रित करता हूँ अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। सर कृपया। आवाज जा रही है अभी? जी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, हाँ बहुत बढ़िया। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के संस्कृत विभाग और भारत प्रज्ञा प्रतिष्ठान नवदिल्ली, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक रूप में राष्ट्रीय ताकत ही बोलेंगे, ऐसा कहीं भी कोई निर्देश नहीं है। और भारत प्रज्ञा प्रतिष्ठान हमारे नवदिल्ली, इन दोनों के प्रबोधन के लिए उपस्थित, हमें ज्ञान राशि विकीर्ण करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हम सबके अत्यंत आदरणीय पूज्य गुरुकल्प
अग्रज तो है ही, गुरुकल्प अग्रज हैं ऐसे प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वस्तुतः कुलपति जी ने स्वयं ली थी, बात ली हुई थी, लेकिन कार्य कारणवश वो कार्यांतर से प्रस्तुत हो गए। उनका भी स्मरण मैं कर रहा हूँ, अध्यक्ष के रूप में वही है। और परिचर्चा का प्रवर्तन करने वाले हमारे छोटे भाई, बहुत प्रिय जो हमारे हैं, बहुत दिनों से हम जुड़े हैं एक साथ। इनको क्या कहूँ, ये साहित्य शास्त्र के तो हैं ही, नाट्य शास्त्र के तो हैं ही, लेकिन कैसे इनको व्याकरण का नहीं कहूँ, कैसे इनके दर्शन के विभिन्न प्रस्थानों का नहीं कहूँ, संकट है। इसलिए सारी विद्याओं को साथ लेके चलने वाले बहुत विलक्षण वक्ता हमारे अनुज डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी। स्वागत भी उन्होंने बहुत सुंदर किया था, स्वागतम व्याजहार। ऐसी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता सैनी जी, और सारा जो संयोजन किया है इस कार्यक्रम की गुना है अपने कौशल से, ऐसे जो डॉक्टर रवि प्रभात जी हैं, जो सहायक आचार्य हैं विभाग में ही, विभाग के अन्य सहायक आचार्य आचार्यगण और आभासी पटल पर जुड़े हुए 100 लोग तो बराबर दिखा रहा है सामने सामने, एक भी 99 कहीं नहीं आया। और मेरे पास 2-3 लोगों के फोन आए कि सर हम जुड़ नहीं पा रहे, बीच में फोन आया कि हमने कहा कि वो दूसरे पटलों पर आप सकते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि सर का व्याख्यान हो किसी विषय पर तो उसमें जगह आ गया, कट गया था, नेटवर्क गायब हो गया था, वो आ गया। तो ये बहुत सुंदर, मतलब देखिए शास्त्र हो गया, कट गया था, आ गया। तो ये जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सर ने पहले ही कहा था, माननीय त्रिपाठी सर ने, कि ये एक व्याख्यान में आने वाला विषय नहीं है, ये कम से कम 2500 साल के इतिहास को या 3000 साल के इस क्रम को हम लोग एक व्याख्यान में घंटे भर, सवा घंटे, 1.5 घंटे के माध्यम से नहीं व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थाली फुलाकर न्याय से सर ने जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, मेरे पास शब्द नहीं है बहुत कि कैसे उनके प्रति मैं आभार बताऊं, कैसे उनके प्रति कृतज्ञ, क्योंकि बहुत दिशाएं हमें सोचने के लिए मिली हैं। उन्होंने तीनों कालखंड का जो प्रारंभ में विवेचन किया था, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों कालों के जो महत्वपूर्ण कृतियां थी, उन महत्वपूर्ण कृतियों के जो प्रयोग थे, उन प्रयोगों के माध्यम से सर ने जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, ये विलक्षण प्रस्तुति है। मैं आशा करता हूं कि इसके आधार पर हम सब जैसे लोग जो सामान्य विद्यार्थी हैं, ये भी कुछ इस दिशा में सोच पाएंगे। और जैसा कि सर ने भी उल्लेख किया था, उज्जैनी में मैं 16 वर्षों तक रहा हूं, और ये इस चाक्षुष यज्ञ